Okay. Why do people travel nowadays? The hills and high mountains, deserts, rivers, and seas made the journey of ancient people dangerous at times. Yet people travel from one part of the subcontinent to another. But why? Why did people travel in those times? तुम लोग इमेजिन करो जब हमारे पूर्वज रहते थे, जब हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, तो उस समय क्या होता था? उस समय जितना अब की तरह तो बिल्कुल वो नहीं है ना कि तुम्हारा अब की तरह हमारे पास रोड नहीं है, ना ही हमारे पास ट्रैवल के रिसोर्सेस हैं जैसे गाड़ीज या तुम्हारा हो गया कार्स हो गया या ट्रक हो गया या तुम्हारा शिप्स हो गया। तो पहले नहीं था ये, लेकिन फिर भी क्या करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था? मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे? अब देखो इसका आंसर क्या दे रखा है, इसका रीजन क्या दे रखा है। रीजंस फॉर द मूवमेंट, ओके, दैट ट्रेवल फॉर फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से थे? फर्स्ट, फॉर लाइवलीहुड, ओके। हाँ, पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। मतलब वो क्या करते थे, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा घर जो है वो एक डेजर्ट में है, ठीक है, रेगिस्तान में है, ठीक। यानी मान लो तुम राजस्थान के हिस्से में हो कहीं, और ये जो इलाका आ गया ये तुम्हारा आ गया एमपी यूपी, जहाँ पे मतलब खेत हैं, जहाँ पे रहने का साधन वाधन है, सब चीज़ है, खेती का भी साधन है। तो तुम यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे जाओगे ना। हम्म। तो इसीलिए ये जो है ना, ये लाइवलीहुड का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं आगे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि टू escape from natural disasters, ठीक है। तो escape from natural disasters, इसमें क्या आ जाएगा? they moved from one place to another to escape the natural disasters like drought और floods, ठीक है। तो क्या होता था, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे सूखा पड़ता था, यहाँ जहाँ पे अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो लोग उससे बचने के लिए भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, ठीक है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आ गया तो उसके बचने के लिए क्या करेंगे वो लोग? ट्रैवल करेंगे, है ना। ओके ओके गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू कैप्चर लैंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, एट टाइम्स मैन मार्च इन ग्रुप्स एंड आर्मीज टू कॉन्कर लैंड्स ऑफ अदर्स। यानी पहले क्या होता था, पहले छोटे छोटे हिस्से में राज्य हुआ करती थी, स्टेट्स हुआ करती थी, है ना। तो अब देखो, अब इसको अगर अपना इलाका बड़ा करना है तो क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका लैंड भी क्या हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पूरा बड़ा राज्य बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते थे पहले के लोग, लैंड को कैप्चर करने के लिए भी ट्रैवलिंग करते थे या कॉन्कर करते थे, आर्मी को भी भेजते थे इसके लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके ओके गुड। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज फॉर ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या हुआ बताओ? ना, ट्रेड का मतलब बताओ क्या? मेला? ना ना, मेला वो तो अलग चीज है। ट्रेड मीन्स बिजनेस, है ना। हाँ, तो जितने भी पहले के मर्चेंट्स थे ना, यानी व्यापारी, वो क्या करते थे, वो ना एक ट्रिप्स रखते थे, यानी अपने सामान को दूसरी जगह ले जाके बेचने के लिए क्या करते थे, वो ट्रिप्स रखते थे। और उसमें वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी ले जाते थे, कोई मतलब कोई भी उनका सामान होता था तो वो क्या करते थे, वहाँ पे ले जाके बेचते थे। और ये किसके थ्रू जाता था? ये जाता था शिप्स के थ्रू, ठीक है। बड़े बड़े जहाज होते थे पानी के, तो उससे उसके थ्रू क्या करते थे, जितने भी बिजनेसमैन थे वो जाते थे वहाँ पे, दूसरे जगह वहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ?
Okay, okay, good. So the next point is to preach. हाँ, preach का मतलब क्या हुआ पता है तुम्हें? प्रीच मीन्स अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, रिलीजियस टीचर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड, यानी रिलीजियस टीचर्स कौन है, जिन्हें हम कहते हैं धर्म गुरु, है ना, जो अपना धर्म अपने धर्म का विस्तार करने के लिए वो जाते थे। जैसे मान लो कोई ईसाई है, क्रिश्चियन है, ठीक है, कोई क्रिश्चियन है तो वो जाता है कहीं पे, वो जाता है कहीं पे तो क्या करता है, वो वहां पे जाके अपने धर्म के बारे में लोगों को बताता है, क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताता है, फिर लोग से कहता है कि ये धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है, इसे अपनाओ। ठीक है, तो इस तरह का इसमें लोग जाते थे, पहले ट्रैवल करते थे और अपना रिलीजियस प्रचार करते थे। ठीक है, टू प्रीच। इतना समझ में आ गया? ओके, गुड। जहाँ पे ना समझ आए वहां पे बताना, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, फॉर एडवेंचर, है ना। एडवेंचर का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ क्या होता है। हाँ, तो इसके लिए कुछ लोग क्या करते थे, एडवेंचर के लिए भी ट्रेवल करते थे। हाँ बोलो। हाँ देखो, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है वो क्या करो, अपने आप को ना म्यूट कर लो। ओके, तो अब हम बाइस के बारे में बात करेंगे कि इसके ना इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए, जो ट्रैवलिंग करते थे इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा कि द मूवमेंट ऑफ द पीपल हैड द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स। दिस सबसे पहला जो पॉइंट हो गया, दिस पीपल शेयर्ड आइडियाज अमंग डिफरेंट पीपल दैट enriched आवर कल्चरल ट्रेडिशन। यानी जो लोग बाहर से आते थे वो क्या करते थे, अपने आइडियाज भी शेयर करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो दोनों लोगों के बीच में, जैसे मान लो ये एक अलग कम्युनिटी है, ओके, और ये एक अलग कम्युनिटी है, तो ये क्या करते हैं, इसके आइडियाज इसके अंदर आएंगे और इसके आइडियाज क्या होंगे, इसके अंदर आएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे लोग, एक अपने एक दूसरे आइडियाज को शेयर करेंगे। ओके, second point is over a period of several hundred years people have shared new ways of carving stones, composing music, even cooking food। यानी क्या करता है, अब ये तो हमने कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में तो बात कर ही ली, अब क्या होता है इसके साथ ना ये लोग अपना टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं, और प्लस जो कुछ भी मान लो कोई फसल वसल हो गया तो वो भी लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आलू जो है वो इंडिया का नहीं है, आलू दूसरे देश से आया है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कि ना दूसरे देशों से भी हमारे पास चीजें आई और जो हमारे देश में ही रह गई, या हमारे देश में आके एक तरह से कह सकते हैं ना कि बस गई है लोगों के दिलों में। अपने आप को म्यूट कर लो तुम सब। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हाउ वाज आवर कंट्री नेम्ड इंडिया एंड भारत। ठीक है, तो हमारे जो देश का नाम है वो इंडिया और भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है कि नेम्स ऑफ द लैंड। ओके, अब देखो, अबाउट 2500 ईयर्स ago द इरानियंस एंड द ग्रीक्स केम हियर थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। तो कौन कौन आया था हमारे 2500 साल पहले, ग्रीक्स और इरानियंस। ठीक है, ईरान के लोग। दे वर फेमिलियर विद द रिवर
इंडस। ठीक है। ये हमारे मतलब समझ लो कि हमारे एरिया का ना, हमारे क्षेत्र का सबसे पुराना रिवर एक तरह से हम कह सकते हैं। तो दे कॉल्ड द इट हिंदोस और इंदोस। ठीक है। वो जो इंडस जो रिवर है ना, इसके आसपास के इलाकों को क्या कहते थे? हिंदोस या इंदोस कहते थे। ठीक है। तो द लैंड ऑफ द ईस्ट रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और इस तरीके से जो इंडिया का नाम है वो इंडस से आया। तो हमें पता चला कि इंडिया का नाम कहाँ से आया? इंडस से। ओके। अब इसी तरीके से भारत पे देखो, भारत पे क्या है? भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। They were mentioned in Rig Veda, the earliest composition about 3500 year old in Sanskrit. Later this name was used for the whole country. तो जो भरत वंश है ना, हम कहते हैं ना एक भरत वंश, तो इसके ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ओके गुड। ओके ओके। जो नेक्स्ट है वो है हमारा जो टर्म एक आता है ना, हिंदू। हिंदू एज अ रिलीजन हमारे पास आता है, लेकिन क्या था, हिंदू ना पहले रिलीजन के लिए यूज नहीं किया गया था। ये प्लीज स्क्रीन पे चलाओ मत कोई भी। हाँ हटाओ इसे, हाँ गुड। तो जो हिंदू रिलीजन है ना, इसका नाम एज अ रिलीजन नहीं चला था। इसका नाम कहाँ से आया था? इसका नाम भी आया था इंडस से ही। अब देखो, इंडस का जो सिंधु नाम है, सिंधु में जो नाम है यानी मतलब संस्कृत में जो नाम है उसको क्या कहते हैं हम? सिंधु। है ना? हाँ। तो जो इरानियंस थे या ग्रीक्स थे, तो उनमें क्या था, उनमें ना वो लोग श को ह पढ़ते थे। तो इसलिए वो सिंधु को क्या पढ़ते थे? हिंदू। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा, फिर से तुम्हारा इंडिया पड़ा, इस तरीके से। ठीक है। ओके गुड गुड। ओके, यहाँ पे एक टर्म दे रखा है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिस्ट। दिखाई दे रहा है ये? ओके। तो आर्कियोलॉजिस्ट देखो कौन होते हैं? Archaeologists study the remains of buildings, sculptures, and paintings. They also explore and excavate to find tools, pots, pans, weapons, and ornaments and coins. To find out what people ate in the past, they look for bones of animals, fish, and birds. तो archaeologist जो है ना, एक पूर्वा अपनी तुम म्यूट करो तुम। हम्म। तो आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम है वो क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जितने भी पुराने अवशेष मिलते हैं ना हमें, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, तो जो बिल्डिंग में लोग रहते थे, उसके कुछ हिस्से क्या है, कुछ हिस्से मतलब बच गए थे, उनके टुकड़े, तो वो बच जाते हैं। ठीक है। तो उसी का स्टडी जो करते हैं ना, उसका ना उनको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये लोग सिर्फ बिल्डिंग्स का स्टडी नहीं करते, ये लोग स्कल्पचर्स का स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स का स्टडी करते हैं। हाँ बोलो। स्कल्पचर होता है जो हम वो कहते हैं ना, एक तरह से जो दीवारों पे मोहर लगाते हैं, जैसे चिन्ह हो जाता है। देखो, ये देखो, ये मान लो तुम्हारा दीवार है, ठीक है, और इस पे किसी ने मोहर लगवा दी या ठप्पा लगवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक तरह से स्कल्पचर हो जाएगा। ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक? ओके ओके गुड। एक मिनट रुको बस। हम्म।
हाँ, इस कल्चर का जो मीनिंग होता है, अगर हम उसको और ध्यान से पढ़ें, मतलब उसको और ध्यान से देखें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, जो एक तरह से हम वो कह सकते हैं ना, मूर्तियाँ जो पत्थरों से काट के बनाई जाती थी पहले, बड़े-बड़े पत्थरों से काट-काट के मूर्तियाँ नहीं बनाते थे, उन्हें हम कह सकते हैं कि स्कल्पचर, ओके? और पेंटिंग्स तुम्हें पता ही है, तो इन सब की जो स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, ओके? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, गुड। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। हुँ। नेक्स्ट है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी हम कैसे ढूँढ सकते हैं पिछले मतलब सदी में क्या हुआ था या पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है? इसके लिए हमारे पास आता है आर्कियोलॉजिस्ट के सोर्सेस, ठीक है? यानी हम जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जो मैंने अभी आर्कियोलॉजिस्ट बताया कि कौन थे, तो उनके सोर्सेस क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? पूर्वा तुम म्यूट करो। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग है और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है? यानी जो बिल्डिंग का बचा हुआ है या मतलब हमारे जो जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैं ना, इनका जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उससे हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में पता करते हैं। देखो कैसे? देखो, remains of building or monuments, any structure, building or site that is or historical, archaeological and artistic interest and is not less than 100 years old is an ancient monument in India। यानी जो भी 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, या 100 साल पुराना कुछ भी चीज है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कहते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट, ठीक है? अब देखो, एक तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल आता है हड़प्पा का और मोहनजोदारो का, है ना? या फिर हमारा रेड फोर्ट आ जाता है दिल्ली का, या ताजमहल जो कि आगरा में है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक। अब मॉन्यूमेंट्स देखो, मॉन्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा टेम्पल्स के रूप में भी हो जाएगा, फोर्ट्स के रूप में भी हो जाएगा। फोर्ट्स मतलब किला। फिर पैलेसेस हो सकते हैं, स्तूपा हो सकता है, मोनेस्ट्रीज हो सकता है, और मौसोलिया हो सकता है। ये सारे मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये हमें क्या करते हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हमें क्या करते हैं, दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द टाइम्स व्हेन दे वर कंस्ट्रक्टेड। यानी ये जितने भी तुम्हारे मॉन्यूमेंट्स है, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे ना, उनके बारे में बताते हैं। उनके उनका टेक्नोलॉजी कैसा था, उनका मतलब आर्किटेक्चर कैसा था, उनका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, यानी वो जीते कैसे थे, रहते कैसे थे, है ना? मतलब एक-एक चीज़ उनके बारे में क्या हमें पता चलता है, किसके किसके थ्रू? मॉन्यूमेंट्स के थ्रू। यहाँ तक समझ में आया? ओके।